Hello, student. Today we are going to discuss about some numerical problem from friction part based on Newton's laws of motion. Okay, so it is class 11 part, chapter number 5. Uh, so at first, I'm going to discuss some introductory problem from friction. Okay. सो व्हाट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है फ्रिक्शन क्या है ठीक है देखो फ्रिक्शन इट इज अ अपोजिंग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन ऑफ बॉडी ओके एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट जब कोई भी सरफेस में चलता है ठीक है मतलब between contact surface there will be some opposing force okay which is acting lagging behind towards applied मतलब opposite to the applied force okay जैसे कि सपोज एक फिगर में इधर ड्रॉ कर रहा हूँ देखो सपोज दिस इज ए वन प्लेन इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑन दिस प्लेन तो ऑब्जेक्ट को अगर तुम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स यूज करोगे इधर से लेफ्ट टू राइट so then objects will move towards right and between this contact surface मतलब जो हाँ जो ऑब्जेक्ट एंड सरफेस के बीच है ठीक है इधर एकदम बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट सरफेस देयर विल बी सम roughing surface okay so which will produce friction actually which will always opposes the motion of body बॉडी का जो मोशन है उसको अपोजिंग करता है ठीक है सो दैट मीन्स व्हाट तुम अप्लाइड फोर्स इधर अप्लाई करोगे तो इसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर अगर तुम फोर्स को लेफ्ट टू राइट यूज करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस होते हुए तो पीछे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट जिधर मूव करते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन पे ठीक है तो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं एफ सफिक्स आर से इंडिकेट करता हूँ इधर ठीक है दैट मीन्स देखो रोड के अंदर अगर गड्ढा रहेगा छोटा छोटा गड्ढा रहेगा वो गड्ढे के अंदर जो सरफेस होता है बिटवीन टू सरफेस मतलब ऑब्जेक्ट एंड जो प्लेन है उसका बीच ये फ्रिक्शन एक्ट होता है ठीक है फ्रिक्शन एक्चुअली दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच यूज होता है ऑलवेज ऑलवेज तो ये फ्रिक्शन देखो that means friction is a negative force ना कि friction is a negative force which is acting opposite to the motion of body bus that's it so now frictional force three types okay there are three types of frictional force so now see friction okay um, frictions are basically three types okay first one it is a static friction note कर लो second one is kinetic friction and third one is limiting friction okay limiting friction okay देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है सिंपल है देखो स्टैटिक फ्रिक्शन देखो ऑब्जेक्ट को रेस्ट करने के लिए करके रखने के लिए जो फ्रिक्शन है जो फोर्स है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ओके मतलब ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर अबाउट टू मूव ओके जो फोर्स काम करता है और व्हिच इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी ओके सो मतलब ऑब्जेक्ट को रेस्ट रखने के लिए जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट करता है एकदम चलना स्टार्ट करता है सरफेस के ऊपर उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन ओके एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जब ऑब्जेक्ट स्टैटिक से काइनेटिक फ्रिक्शन गेन करता है उसके बीच एक पॉइंट मिलते हैं जिधर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करता है देखो कोई भी मशीन कोई भी चीज़ जब रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स और पावर तुम इसको देना पड़ेगा तुमको ठीक है दैट मीन्स ये कोई भी ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट करता है जस्ट बिफोर अबाउट टू मूव जो पॉइंट मिलते हैं उस पॉइंट में बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स तुमको अप्लाई करना पड़ता है ठीक है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब जो पॉइंट ओवरकम करने के बाद ऑब्जेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये एक्चुअली लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है विद रेस्पेक्ट टू स्टैटिक एंड काइनेटिक ओके अच्छा ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज कांस्टेंट इट इज कांस्टेंट रहता है ये कांस्टेंट रहता है बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल्स है ठीक है इट इज वेरिएबल नोट कर लो कम आएगा ठीक है वेरिएबल्स तो अभी देखो फ्रिक्शन कैसे मेजर करते हैं
उसको दिखा रहा हूँ, देखो। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसको मैं ग्राफिकली इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो। हाउ वी कैन शो दिस थ्री पार्ट ऑफ फ्रिक्शन। देखो, इधर से अगर तुम आइडेंटिफाई करोगे, इधर along y axis it is a frictional force, along x axis it is external force और applied force जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करोगे तुम, ठीक है। तो सपोज इट इज ओ ए पोर्शन, इट इज बी, देन इट इज सी, ओके। ये ग्राफ जो है ओ से ए तक ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट रेस्ट रहता है, क्योंकि ये एकदम इक्वल फोर्स जितने अप्लाई करोगे फ्रिक्शन उतना ही है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो ओ से लेके ए पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके ये तक पूरा पोर्शन जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। देन ए पॉइंट से जब सी पॉइंट तक जाता है ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स इसको पहले जो पोर्शन मिलते हैं ए टू बी, देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर है। क्यों ऊपर रखा? क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोर्स तुम अप्लाई करोगे, देन ऑब्जेक्ट विल गेन काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। एंड जब काइनेटिक फ्रिक्शन गेन कर लेते हैं एक बार, देखो बी टू सी पोर्शन स्ट्रेट लाइन है, ऑब्जेक्ट घर घर करके चलते रहते हैं सरफेस में, ठीक है। सरफेस में बहुत सारा गड्ढा रहते हैं ना, देखो ये सपोज एक सरफेस मैंने इधर ड्रॉ किया, ठीक है। ये और एक ऑब्जेक्ट है जो सरफेस के ऊपर रहेगा, ठीक है। ये गड्ढे के अंदर ये गड्ढा रह जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये जब चलता है तो ये जो गड्ढा है रोड में, इसको रुक के रखते हैं, ठीक है। जब ये चलना स्टार्ट करता है इस सरफेस के ऊपर ये घर घर करके चलना स्टार्ट कर लेता है। मतलब ये फ्रिक्शन का काम ही ये है कि ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखते हैं। अगर रोड में फ्रिक्शन नहीं रहता है, कोई मतलब कोई भी रोड, जैसे कि बारिश के सीजन में क्या होता है, स्लीपरी रोड हो जाता है, ये जो गड्ढा है ये वाटर से फुल फिल हो जाता है। एज ए रिजल्ट तो ड्राइवर लोकल वेरी सो मेनी एक्सीडेंट, ओके। एक्सीडेंट हो जाता है रोड में। सो फ्रिक्शन मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है वो भी बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। So now, so it is the related graph from your friction part, okay. So now what is the static friction, kinetic friction, limiting friction? I think it is clear for everyone. So now see, there are some point of static friction। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, देखो फ्रिक्शन सपोज ये एक ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट का मास m, जस्ट ये इधर तुम एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट जब चलते हैं, देखो ऑब्जेक्ट का जो वेट है इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग, ओके, व्हिच इज मेकिंग परपेंडिकुलरली। इसका अपोजिट डायरेक्शन देखो, जस्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ये हो जाता है तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन, ओके। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेसिकली इस इट्स फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, and also this frictional force equal to uh, one constant term, it is called mu into r, okay। mu r हो जाता है। अभी अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन तुम लोगे, देन फॉर इन केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, फॉर static static case, so it will be fs equal to mu s into r। इधर जो mu s मैंने इधर लगाया, ठीक है। mu s क्या है, क्या चीज़ है mu s? mu s it is called coefficient of friction, okay। coefficient, okay, लिख लो coefficient of friction। इधर जो mu s है it is called coefficient of static friction। what it is called? coefficient of static friction, लिख लो coefficient of static friction, okay। बस। तो देखो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वेरिएबल्स होता है। क्यों वेरिएबल्स होता है? इट इज़ एक्चुअली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये एडजस्ट कर लेता है। सपोज ऑब्जेक्ट में अगर तुम फोर्स अप्लाई किया, कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा आ जाता है कि जब तुम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो कैलकुलेशन करने के बाद जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 10 न्यूटन से ज़्यादा आया। दैट मीन्स सपोज 12 न्यूटन 15 न्यूटन आ गया विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड फोर्स, ओके। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर ऑब्जेक्ट में अपने आप फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट तो उल्टा डायरेक्शन पे चलता रहेगा, अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स, which is not possible in reality। that's why we can say the static friction is variables, okay। static friction ये वेरी करते हैं, जीरो से लेके इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वेरी करते हैं, ठीक है।
तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स लॉ को लिखना जरूरी है, ठीक है, लिख लो। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन अगर मैं एफ के लूँगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन से ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ, सॉरी नॉट लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। दैट मीन्स एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, म्यू के इंटू रिएक्शन फोर्स आर विच इज ग्रेटर देन म्यू एस ऑफ आर, ओके। दैट मीन्स ये जो म्यू एस है, म्यू एस इट विल बी सेम, ओके, सेम फॉर बोथ स्टैटिक एंड लिमिटिंग, ओके, लिमिटिंग। हाँ, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, देखो ये जीरो से लेके, हाँ, जीरो से जीरो भी हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज वेरीज फ्रॉम जीरो टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके, जीरो टू एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको तुम एफ, हाँ, एफ एस मैक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इट इज अ मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। So limiting friction is nothing; it is a maximum static friction. Okay. So what are the tendency of static friction? Static friction का होने का जो tendency है वो क्या है, ठीक है? It is a, हाँ, relative motion. Okay. मतलब tendency of relative motion. ये relative motion जो है इसका tendency, हाँ, तो क्या है? हाँ, some important points. Okay. It has tendency, tendency of relative motion. रिलेटिव मोशन दैट मीन्स रेस्ट, ओके, रेस्ट रह जाते हैं, ठीक है, रेस्ट रखने के लिए टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ओके, अगेंस्ट द मोशन ऑफ बॉडी, ओके, एंड इट इज ए वेरिएबल फोर्स, इट इज अ वेरिएबल, it is a variable, that means it can self adjust, okay, itself self adjustable force, okay, force लिख लो, नोट कर लो, इट इज माइक काम कर रहेगा वो देख रहा हूँ, ठीक है। एफ लिमिटिंग जो है, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग जो है इट इज एक्चुअली म्यू एस एन, ओके, म्यू एस, मैंने पहले ही बोला कि म्यू एस विल बी सेम फॉर स्टैटिक एंड लिमिटिंग। लिमिटिंग मीन्स व्हाट, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, बॉडी, बट काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है ये फिक्स रहता है, विच इज म्यू के इंटू एन, ओके। ये जो चीज़ है एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन लिख रहा हूँ, ये कहाँ से आया, ये एक्चुअली फ्रिक्शन का जो प्रॉपर्टीज है उधर से ही मैंने पिक किया, ठीक है, देखो इधर से पिक किया। तो एफ जो फ्रिक्शन है इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर है, ऑब्जेक्ट को बैलेंस करने के लिए वर्टिकली इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एम जी, ओके। कभी कभी इधर आर के जगह एम जी भी आ जाएगा, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का मास दे दिया। इधर रिएक्शन फोर्स को मैं एन से इंडिकेट किया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो आई थिंक ये सब लॉस को तुम नोट करके रखोगे, ठीक है। देन आगे जाके कुछ न्यूमेरिकल इधर सॉल्व करूँगा। देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर अगर तुम फोर्स अप्लाई करोगे, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी किया होगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है दैट मीन्स देयर विल बी एक्सेलरेशन। इफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज जीरो, दैट मीन्स अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन अगर अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऑब्वियसली जीरो है। ये तो हम लोग आसानी से बोल सकते हो ना। ऑब्जेक्ट को सपोज मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, दैट मीन्स ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन नहीं कम कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से तो ये नहीं चल रहा है ना। दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट विल बी रिमेन्स एट स्टैटिक फ्रिक्शन केस, ओके। ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट करते हैं तब उधर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है, ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक ये जो थियोरेटिकल पार्ट है ये सब नोट कर लो। देन लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फ्रिक्शन पार्ट। देखो लिख लो क्वेश्चन, मैं इधर सम कुछ फिगर ड्रॉ किया विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। देखो
फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे? हैं? फ्रिक्शन कैसे फाइंड करोगे? देखो पहले तो फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन को मैं ले लूँ, एफ एल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, म्यू एस इंटू एन। पहले फ्रिक्शन को चेक करना चाहिए कि ये अप्लाइड फोर्स से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, देखो म्यू एस इट इज़ 0.2, तो नॉर्मलाइजेशन फोर्स क्या है? देखो नॉर्मलाइजेशन फोर्स किसके बराबर है? नीचे ऑब्जेक्ट का एम जी कम करो। ठीक है, एम जी का वैल्यू कितना है? देखो 4 इंटू जी को 10 न्यूटन पर सेकेंड्स कर लेता हूँ, इट विल बी 40 मीटर पर सेकेंड, बट सॉरी is force actually 40 newton. Okay, so it will be 40, 4 to the 8, 80, so 8.0. Okay, so it is 8 newton. Okay, तो वी कैन सी, देखो अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स से ये फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये जो लिमिटिंग है ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन है ना कि, ये जो एफ एल है इट इज़ नथिंग, इट इज़ नॉट ए लिमिटिंग, इट इज़ a static friction which is greater than applied force, applied force से ये ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जगह से हिलेगा नहीं। दैट मीन्स ये जो एफ एस का वैल्यू है इट इज़ नॉट रिमेन्स एट 8 न्यूटन। एक्चुअली ये 8 न्यूटन पे लिमिटेड नहीं रहेगा, सिंस एफ एस इज ए सेल्फ एडजस्टेंट फोर्स। मैंने क्या बोला, ये वेरिएबल्स कर सकते हैं, जीरो से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक ये वेरिएबल कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एफ एस का वैल्यू हो जाएगा एप्लाइड फोर्स का बराबर। ठीक है, 6 न्यूटन। ओके, इज अ 6 न्यूटन। ठीक है, बट ऐसा ऐसा तो नहीं होगा ना कि फ्रिक्शन इधर 8 न्यूटन है, ऑब्जेक्ट 8 न्यूटन होगा तो देखो बाहर से तुम अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट को इधर चलना स्टार्ट करेगा ना, इधर चलना स्टार्ट करेगा, बट फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ इधर इधर। तो ये तो इन रियलिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में चल जाएगा। ठीक है, तो सिंस एफ एस इज ए सेल्फ एडजस्टेंट फोर्स, सो ये एडजस्ट कर लेगा अप्लाइड फोर्स से। ठीक है, तो एफ एस विल बी 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इधर जीरो है, जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों जीरो है एक्चुअली? मतलब इधर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रेस्ट है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जगह से हिलेगा नहीं, दैट मीन्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो हियर। ओके, तो ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको बहुत बड़ा बड़ा लिया, इसके ऐसा हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सेलरेशन इन दिस सिस्टम। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल से मीन्स में आया था, ये एक्चुअली जेईई का सवाल है। ठीक है, तो देखो 1 kg ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वॉल के ऊपर ऐसा 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो या देखो म्यू एस एंड म्यू के ऑल्सो गिवन, तो ऑब्जेक्ट किधर चलेगा? ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, उसको फाइंड करने के लिए बोला इधर। तो एक्चुअली इधर जो 40 न्यूटन फोर्स है, 40 न्यूटन फोर्स परपेंडिकुलरली काम कर रहा है ना प्लेन में, दिस इज द सरफेस ना, दिस इज द सरफेस, सरफेस में ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली ये 40 न्यूटन फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स इधर से जो नॉर्मलाइजेशन फोर्स काम करेगा इट इज ऑब्वियसली अपोजिट टू द 40 न्यूटन। ओके, दैट मीन्स रिएक्शन फोर्स आर इक्वल टू क्या होगा? 40 न्यूटन के बराबर ना कि, बट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन काम करता है, ये जो 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो इट इज रिलेटेड टू ड्यू टू वेट। चलिए देखो वेट इक्वल टू एम जी ना, ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट के वजह से ये नीचे गिर सकते हैं और नीचे गिरने का चांसेस है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है ड्यू टू वेट। ओके, वेट कितना है? देखो 1 × 10 इट इज 10 न्यूटन। और फ्रिक्शन कितना काम कर रही है? फ्रिक्शन क्या है यार? फ्रिक्शन निकलना जरूरी। ठीक है, तो देयर फोर देखो, देयर फोर फ्रिक्शन एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। ओके, तो म्यू एस कितना है? म्यू एस देखो गिवन 0.3, इधर म्यू एस का वैल्यू दे दिया। ठीक है, 0.3, आर इज 40 न्यूटन, so it will be 12, okay, 0.0 न्यूटन। ओके, 12.0 न्यूटन, दैट मीन्स 12 न्यूटन। ओके, ये देखो एफ एल, देखो ये जो एफ एल है, जो ऊपर काम कर रहा है एक्चुअली, एलिमिनेशन जो मैंने लिया
इट इज एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन एंड ऑयड उसका नीचे काम कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट गिरेगा नहीं ऑब्वियसली। ऑब्जेक्ट में जब तुम 40 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, देन ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि एफ एल जो है ये 12 न्यूटन है और जो ऑयड है ये 10 न्यूटन है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, that is what, that is FL rather than weight applied force। ओके, ये एक्चुअली अप्लाइड फोर्स कितने हैं, अप्लाइड फोर्स से ये FL ज़्यादा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा। देयरफॉर स्टैटिक फ्रिक्शन FS इक्वल टू, ये तो सेल्फ एडजस्टेंट है ना, एडजस्टमेंट फोर्स है, तो 12 न्यूटन तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 10 न्यूटन, बट इट विल बी रेस्ट इट्स, इसलिए तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में आया। ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर, एंड एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, बस, तो पहले जैसा ये ऑब्जेक्ट रेस्ट रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 होता है। अच्छा, देखो और कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन से। एक्चुअली ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये एक्चुअली शॉर्ट टाइप शॉर्ट नोट लेक्चर लेक्चर है। तुम मतलब शॉर्ट वीडियो भी तुम सोच सकती हो इसको। इन दिस वीडियो यू विल गेट एकदम वन शॉट वीडियो। ओके, सब खत्म हो जाएगा एक लेक्चर में। देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली जस्ट अबाउट टू मूव, ऑब्जेक्ट जब मतलब मूव करना स्टार्ट करता है, जस्ट एट दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या काम करता है। ऑब्जेक्ट में देखो इसका मास है, ठीक है, मास है, तो ऑयट नीचे काम करते हैं। ठीक है, ऑयट का नीचे काम करते हैं एम जी इज ऑयट which will make balance by normal reaction force and the frictional force। ऑब्जेक्ट में जब तुम इधर फोर्स अप्लाई करोगे अप्लाइड फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम करते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा, नाउ actually what is angle of friction? It is a resultant angle between resultant of two contact force। contact force क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों ही तो contact force है ना। फ्रिक्शनल फोर्स दो सरफेस के बीच काम करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी दो सरफेस के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों contact force है। एक्चुअली द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू contact force, देखो ये दो contact force जो है, ये contact force का जो रिजल्टेंट है, ये सपोज मैंने आर लिया। The angle between the resultant of two contact force and normal reaction force, it is called angle of friction। Okay, angle of friction, I think it is clear। देखो angle of friction को भी measure कर सकते हो। सी देखो इधर से अगर तुम इसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, इसको जब तुम ज्वाइन करोगे, जस्ट इसको ज्वाइन कर दो, देन नाम दे दो इसको। ठीक है, ओ ए, इसके बाद ये, ठीक है, इसको तुम एन एंड आर लो। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने एन रखा, इस पॉइंट को आर रखा। ठीक है, वो रखा। इधर देखो टेन थीटा इक्वल टू, देखो एक लॉ तुम लिख सकते हो इधर। ओके, टेन थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस ना, हाइट बाई बेस। ओके, तो क्या होगा, हाइट क्या है इधर, हाइट इज एन आर एंड बेस क्या है ओ ए। एन आर को तुम क्या लिख सकते हो, एन आर मतलब along द फ्रिक्शन, एन आर डायरेक्शन में देखो फ्रिक्शनल फोर्स एफ, डिवाइडेड बाय एफ एस लिखो, एफ एस, एफ एस नहीं, जस्ट अबाउट टू मूव, इट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, ऑब्जेक्ट में अभी तक काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आया, तो एफ एल डिवाइडेड बाई, ये एफ एल रखता हूँ मैं, डिवाइड बाई ओ ए। अच्छा, और ये उल्टा होगा ना, उल्टा होगा, तो ये एक्चुअली एन आर डिवाइडेड बाई बेस है ओ एन। ओके, ओ एन, तो एफ एल डिवाइडेड बाई ओ एन का वैल्यू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को मैंने एन लिया। ठीक है, एन लिया, तो एफ बाई एन क्या है, देखो सिंस एफ इक्वल टू म्यू, एफ एल इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, सो देयरफॉर एफ एल बाई एन इक्वल टू क्या है, म्यू एस। ओके, इट विल बी म्यू एस। ओके, that is angle of friction we can measure by this law, okay, which is tan theta equal to mu s। okay, ऑब्जेक्ट जब मूव करने का ट्राई करते हैं देन tan theta equal to mu s। देन और एक काम मैंने इधर लिखा था, देखो एंगल ऑफ रिफोर्स, देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिफोर्स। इधर एंगल ऑफ फ्रिक्शन लिया और इधर मैंने एंगल ऑफ रिफोर्स को लिया। ठीक है, एंगल ऑफ रिफोर्स क्या है, इट इज एक्टिंग
ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन एक्चुअली। ओके, जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन में जब चलना स्टार्ट करते हैं, जस्ट अबाउट टू मूव, ओके, जस्ट अबाउट टू मूव, दैट मीन्स एम जी नीचे है। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, सो देन इट विल बी थीटा आल्सो। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा है ना कि, तो इस डायरेक्शन पे क्या होगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। तुम्हारा एम जी साइन थीटा, इधर फ्रिक्शन किधर है, ऑब्जेक्ट तो नीचे गिरने का ट्राई कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग हियर अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड नहीं, along the inclined plane upward direction, it is a normalization force n. now see, ऑब्जेक्ट जब चलना स्टार्ट जस्ट बिफोर मूविंग, ओके, ऑब्जेक्ट में जो सर्टिफिकेशन काम करता है, इट इज will make balanced by what, mg sin theta, mg sin theta, and जो normalization force है it will make balanced by what, mg cos theta component, okay, cos theta component। तो डिवाइड करो, इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 लो, ठीक है। सो नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2 इट विल गिव्स अस व्हाट, देखो एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज टेन थीटा इज इक्वल टू अगेन एफ एल बाई एन, विच इज ऑल्सो थीटा। अच्छा ठीक है, इसको मैं फाई कर देता हूँ, फाई, सपोज एंगल ऑफ रिपोज इज फाई, सो दिस ऑल एंगल विल मेक फाई, ओके। क्यों लिया अभी बोल रहा हूँ, देखो tan phi equal to what, FL by n, which is also mu s, okay, that means angle of repose का जो वैल्यू है इट इज ऑल्सो इक्वल टू द mu s। सो पहले क्या मिला, देखो tan थीटा मिला, देखो थीटा क्या था, थीटा इज एन एंगल between resultant of two contact force n and FL and normalization force, थीटा लिया था मैंने, ठीक है, इसलिए इधर एंगल ऑफ रिपोज को फाई लिया, ओके। दोनों एंगल पहले सेम नहीं नहीं था, ठीक है, अभी देखो न्यूमेरिकली इसको मैंने सेम सेम प्रूव किया, दैट मीन्स दैट इज व्हाट, दैट इज वी हैव सीन tan थीटा इज इक्वल टू tan phi इज इक्वल टू mu s, ओके। आई थिंक इट इज clear everyone। so now just do some problem। देखो फाइंड टाइम, अच्छा अच्छा, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स एंड आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक, ओके। देखो एक ब्लॉक है, ब्लॉक को लेफ्ट से लेके राइट साइड में फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट दिया रखा था, इधर चल रहा था बॉडी, तो जब इधर फोर्स अप्लाई किया कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पॉइंट पर आके ये स्टॉप हो गया। दैट मीन्स इधर जो ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो है। तुमको टाइम कैलकुलेशन करने के बोला, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स। स्टॉप्स क्यों होगा, ऑब्जेक्ट सरफेस में अगर फ्रिक्शन रहेगा तो ऑब्जेक्ट विल गेट स्टॉप, ओके। ऑल्सो कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक, तो इसको एक्चुअली न्यूटन्स जब न्यूटन्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, लॉस ऑफ मोशन नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना चाहिए इधर, ठीक है। क्या क्या था, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इधर मैंने इनिशियल वेलोसिटी देखो वी नॉट रखा, तो इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट रखोगे, ठीक है। एस इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस बी नॉट स्क्वायर इक्वल टू टू एस, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन और है कि टाइम डिपेंडेंट इसको नहीं चाहिए इधर, तो इसको इस्तेमाल करके तुम फाइंड कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट में देखो एम जी के है, नीचे एम जी कम कर रहा है, ठीक है, ऊपर इसका रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन कम कर रहा था, तो दैट मीन्स इधर से तुम फ्रिक्शन फाइंड कर सकते हो। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस इंटू, देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, मूव किया तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाते हैं ना, कि इट विल बी म्यू के इंटू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ओके। तो म्यू के 0.2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इट विल बी एम जी का बराबर ना, कि एम जी, it will be 10 into m, mass is not given here actually, so it is 10 m, okay, 10 m, so it will be 2 m। so now what is acceleration here, acceleration क्या होगा, acceleration therefore acceleration due to friction, f equal to m है ना,
F equal to ma, तो acceleration a equal to f by m होगा, ठीक है। तो f frictional force divided by mass, okay, mass. So it will be negative actually. Acceleration due to friction it is negative. Negative sign you must have to put. Okay. So F is 2m और नीचे रहेगा 2 m, sorry m cancel. It will be minus 2 meter per second square. Okay. So here we have to find out what टाइम कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करो, इजी है, आ जाएगा आंसर। अभी देखो देयरफॉर by using first equation of motion तो v equal to v नॉट प्लस ए टी। तो देखो ऑब्जेक्ट फाइनल पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जीरो, सो इट विल मेक बैलेंस। ओके, so now it is v नॉट प्लस ए टी और ए टी इक्वल टू v नॉट टाइम t इक्वल टू v नॉट अपॉन ए। तो v नॉट कितने हैं? v नॉट इज गिवन ना, आई थिंक v नॉट इज 4 मीटर पर सेकेंड। v नॉट इज 4 एंड देन एक्सेलरेशन कितना है? देखो 2, एक्सेलरेशन इज 2 लगी। तो इधर एक माइनस आएगा, देखो माइनस आएगा, माइनस माइनस इधर -2, तो 2 से 4 कैंसिल पे 2 आ जाते हैं, 2 सेकेंड। ओके, दैट मीन्स 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ठीक है। 2 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है देन डिस्टेंस कितने हैं, ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको भी कैलकुलेशन करने के लिए बोला। तो डिस्टेंस इक्वेशन यूज़ करो। Therefore, calculation of distance. So we are using s equal to ut plus half of t square v naught t plus half of at square। आ जाएगा ना इधर से? देखो अच्छा, तो वी नॉट कितना है? 4 टाइम इज 2, तो प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना दिया? एक्सेलरेशन -2 आया था। टाइम इज 2 सेकेंड ऑल्सो स्क्वायर, this 2 and this 2 cancel, 4 to the 8 minus 2 to the 4, so it will be 4 meter I think। okay, तो फिर से कैलकुलेशन करो। देखो फेस 2 मेरा ऊपर है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो देखो इधर 4 मीटर पर सेकेंड वी नॉट है, वी नॉट को 4 मीटर दिया, टाइम इज यार 2 सेकेंड आया, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 2 ऑल्सो, तो आंसर 4, आई थिंक इट इज 4 मीटर। ओके, सो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, डिस्टेंस रिलेशन रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इन फ्रिक्शन पार्ट। ओके, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो नाउ सी, और एक क्वेश्चन लिया, इट इज आल्सो कम फ्रॉम जेई मेंस। ओके, जेई मेंस आया ये सवाल, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऑब्जेक्ट का जो मास है इट इज √3 kg, जो फोर्स काम कर रहा है ये बाय मेकिंग एंगल विथ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 60 डिग्री। ओके, तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट ब्लॉक नॉट मूव। ये मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स इधर तुमको एफ कैलकुलेशन करना है, एफ। ओके, इंक थोड़ा बदल लेता हूँ। अच्छा, तो देखो इसको, ये जो फोर्स है ये एंगल होकर लग रहा है ना, एंगल होकर लग रहा है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ता है ऐसा करके। इट इज़ द एफ, ये जो 60 डिग्री है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री हो जाएगा, इट इज ऑल्सो 60 डिग्री, सो हियर विल बी एफ cos 60 डिग्री और वर्टिकली डाउनवर्ड एफ साइन 60 डिग्री। ओके, नीचे और एक फोर्स है ऑब्जेक्ट का वेट एम जी, इट इज ऑल्सो फोर्स, तो √3 ऑफ जी लगी, √3 जी। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे नॉर्मलाइजेशन फोर्स एन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट में। तो ये हुआ तुम्हारा एफ बी डी जैसा एक डायग्राम, इसको ड्रॉ करोगे तो और भी आसान हो जाता है। नाउ सी व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन फोर्स हियर। तो नॉर्मलाइजेशन फोर्स एन इक्वल टू वेट प्लस एफ साइन थीटा ना कि, तो √3 ऑफ जी प्लस एफ साइन 60 डिग्री। ओके,
So it is 10 root 3 plus applied force is not given f sin 60 का वैल्यू कितने root 3 by 2 I think okay root 3 by 2 ही होगा तो root 3 कॉमन ले लो तो it will be 10 plus f by 2 इसको एक इक्वेशन जैसा मैंने इधर रखा equation 1 okay suppose it is equation 1 so now what is uh, दिस एफ cos थीटा देखो एफ cos थीटा किसके बराबर होगा इधर ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव करेगा देखो ऑब्जेक्ट मूव करेगा किधर एक्चुअली इधर फोर्स अप्लाई करोगे तो ड्यू टू एफ cos थीटा इट विल मूविंग जस्ट अबाउट टू मूव ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स व्हिच इज एफ cos थीटा तो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन किधर काम करेगा इधर ना अपोजिट डायरेक्शन पे इधर काम करते हैं तो देयरफॉर माइक चल रहा है माइक को थोड़ा चेक करता हूँ मैं अच्छा तो देन इट इज व्हाट एफ इज इक्वल टू एफ cos थीटा cos 60 okay so now it is what f equal to mu into n again it is n देखो n इधर आ गया रिएक्शन फोर्स equal to f cos 60 degree का वैल्यू कितने हाफ लगी हाफ so it is what mu is given 1 by 2 root 3 and then n is the root 3 into 10 plus f upon 2 equal to f by 2 इधर देखो रूट थ्री कैंसिल और इधर जो 2 है ये इसके साथ कैंसिल है so now we have only 10 plus f by 2 equal to f थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा so calculate f here 10 equal to f minus f by 2 so it will be ultimately f by 2 therefore f equal to 20 न्यूटन अच्छा अगर तुम ऑब्जेक्ट में 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक क्यों जाएगा देखो इधर कौन सा कंडीशन यूज किया ऑब्जेक्ट रुकने के लिए जो कंडीशन है उसको यूज किया देखो एफ इक्वल टू एफ cos 60 अगर तुम इधर मोशन वाला चीज यूज करोगे तो इधर एक्सेलरेशन पे आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू एम है तो इधर एक्सेलरेशन जीरो करके रखा इधर एक्सेलरेशन जीरो जीरो करके ये कंडीशन अप्लाई किया ताकि ऑब्जेक्ट रुक जाए नहीं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन पे आ जाएगा ठीक है मतलब 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे देन ऑब्जेक्ट विल गेट रेस्ट ओके और क्लियर पांच नंबर देखो व्हिच इज इजियर पुश और पुल देखो पुश एंड पुल के बीच कौन सा वाला पार्ट इजी होगा ठीक है ये एक्चुअली तुम आउटर लुक से तुम बोल सकते हो कि सर पुल इज वेरी मच इजी देन पुश बेसली श्योर क्योंकि पुश जब करते हो तो नॉर्मलाइजेशन फोर्स तुमको अपोज करता है तो ड्यू टू अपोजिशन फ्रिक्शनल फोर्स बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता है ठीक है फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ता है ठीक है दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू पुल विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स पुलिंग फोर्स इज मोर इजियर ओके पुश करोगे तो रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट हो जाता है पुल करोगे तो ये रिएक्शन फोर्स के अलावा काम करता है ठीक है तो नाउ सी इसको कैलकुलेशन करके कैसे तुम शो करोगे बाय यूजिंग कैलकुलेशन ओके देखो फ्रिक्शन इधर काम कर रहे हैं ना नॉर्मलाइजेशन फोर्स ऊपर काम करता है एन और नीचे होगा इसका एम जी नाउ व्हाट इज फोर्स का कंपोनेंट देखो along this horizontal line it will be f cos थीटा अपोजिट डायरेक्शन पे होगा फ्रिक्शन और वर्टिकल लाइन के बराबर ऊपर हो जाएगा एफ साइन थीटा का और एक कंपोनेंट ओके नाउ व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन फोर्स देखो एन प्लस एफ साइन थीटा is equal to mg and then what is normalization force n it will be mg minus f sin theta so what is the frictional force frictional force देखो f equal to small f equal to f cos theta ना कि small f equal to f cos theta तो f is equal to f cos theta अच्छा इसको छोड़ो ना तो फ्रिक्शनल फोर्स का अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा म्यू इंटू एन ना फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन सी तो म्यू इंटू एन क्या है देखो एम जी माइनस एफ साइन थीटा ठीक है तो एफ इट इज ड्यू टू पुल ओके नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ड्यू टू पुश व्हाट इज स्मॉल एफ देखो ये तो कंपोनेंट शिपमेंट हो जाएगा इधर देन इट विल बी आल्सो थीटा इट इज एफ cos थीटा
along downward it will be F sin theta, और नीचे इसका mg and ऊपर friction force N. again, so let's calculate N equal to see mg plus F sin theta. Okay, so what is frictional force? F due to push, so it is mu of N, mu into mg plus F sin theta. Okay, here see, uh, so which is greater than, push or pull? Due to friction obviously push is greater than, क्योंकि mg के साथ कुछ ऐड हो रहे हैं ना, something is adding with mg and here something is deduct from mg. That means frictional force due to pull is less than frictional force due to push. That's how we can say pull is more easier than push since it is reduce more friction. Okay, so I think it is very much clear for everyone. अच्छा, तो थैंक यू। तो ये तक आके मेरा लेक्चर खत्म होता है। तो जो स्टूडेंट मेरा क्लास फॉलो किया, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल देना, ठीक है। तो ऐसे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू।